हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इन विजुअल क्लासेस। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दी हुई रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की मृदा या मिट्टियाँ। तो मैंने मिट्टियों से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट इस वीडियो में कवर कराए हैं। आप लोगों को कहीं और से फैक्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मिट्टी क्या कहलाती है। ओके, तो धरातल की ऊपरी परत जो कि पेड़ पौधों को उगने व बढ़ने के लिए जीवाश्म एवं खनिज प्रदान करती है, मिट्टी कहलाती है। ठीक है, ये धरातल की ऊपरी परत जो कि पेड़ पौधों को उगने व बढ़ने के लिए खनिज एवं जीवाश्म प्रदान करती है, वह मिट्टी कहलाती है। उसके बाद है मिट्टी कैसे बनती है। तो मिट्टी चट्टान तथा जीवाश्म के मिश्रण से बनती है। ठीक है, उसके बाद मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो मिट्टियाँ 5 प्रकार की होती हैं। काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी तथा मिश्रित मिट्टी। तो हम सबसे पहले काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, रेगुर मिट्टी। इससे प्रश्न बन सकता है कि काली मिट्टी का अन्य क्या नाम है या रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है। तो आप लोग फैक्ट को ध्यान रखिएगा, हर फैक्ट को ध्यान से देखिएगा। सेकंड है, इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के जमने से होता है। ओके, उसके बाद है इसका पीएच मान है 7.5 से 8.5 के बीच, जिसके कारण इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। ओके, तो इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, काली मिट्टी का पीएच मान भी पूछ सकता है कि कितना होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो क्षारीय प्रकृति होती है इसकी। उसके बाद है इसमें किसकी किसकी प्रचुरता होती है। तो इसमें लोहे और चूने की प्रचुरता होती है, अधिक मात्रा में पाया जाता है ये, और फास्फेट और नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है। तो लोहे की अधिकता के कारण काली मिट्टी काली दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट है यह मध्य प्रदेश के 47% क्षेत्रफल में पाई जाती है, जो कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग में होती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है मालवा के पठार में, नर्मदा घाटी एवं सतपुड़ा घाटी में स्थित पन्ना, शिवपुरी, ग्वालियर तथा दतिया में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और ये किस किस की खेती के लिए उपयुक्त है। तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है ये कपास की खेती के लिए, सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए। ठीक है, उसके बाद मतलब साथ में ही गेहूँ, सोयाबीन, चना, जौ, सरसों आदि फसलों के लिए भी ये मिट्टी उपयुक्त है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता किस मिट्टी में होती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता होती है काली मिट्टी में। काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ज़्यादा तो काली मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, 47% क्षेत्रफल में ये पाई जाती है और इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है गहरी काली मिट्टी। यह मिट्टी नर्मदा, सोन, मालवा एवं सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। लगभग 3.5% क्षेत्रफल में ये पाई जाती। कौन सी, गहरी काली मिट्टी। दूसरा है साधारण काली मिट्टी। तो साधारण काली मिट्टी यह मुख्यतः मालवा के पठार में पाई जाती है, जो कि 37% क्षेत्रफल में पाई जाती है। ठीक है, तो जो साधारण काली मिट्टी होती है सबसे ज़्यादा यही मिलती है। फिर है छिछली काली मिट्टी। तो ये मिट्टी सतपुड़ा,
मैकल, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? ये है 7%। उसके बाद है लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण आर्यन, धारबाड़ एवं गोंडवाना काल की चट्टानों के अपरदन से हुआ है। ठीक है। फिर लाल पीली मिट्टी में जो लाल रंग होता है वो होता है लोहे के ऑक्सीकरण के कारण। लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है। और जो पीला रंग है वो होता है फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ही लेता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा अच्छे से। लाल रंग और पीला रंग क्यों होता है। उसके बाद है इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 5.5 से 8.5। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय प्रकृति होती है इसकी। ठीक है, अम्लीय प्रकृति होती है। उसके बाद अम्लीय नहीं, अम्लीय से क्षारीय प्रकृति होती है। फिर नेक्स्ट है, यह मिट्टी प्रदेश के 37% भाग में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा पाई जाती काली मिट्टी और उसके बाद ही लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, यह मिट्टी मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी भाग में अर्थात बघेलखंड, मंडला, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, सीधी आदि में मुख्यतः पाई जाती है। इसमें किसकी किसकी अधिकता होती है? तो इस मिट्टी में चूने की अधिकता होती है तथा ह्यूमस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन की कमी ही होती है। अब ये मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो सबसे ज़्यादा ये मिट्टी धान की फसल के लिए उपयुक्त है। जो काली मिट्टी थी वो सबसे ज़्यादा कपास के लिए थी और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाती थी। उसके बाद लाल पीली मिट्टी ये दूसरे नंबर की मिट्टी है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और इसकी जो फसल है वो कौन सी है? धान है। उसके बाद है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ था? इसका निर्माण हुआ था जो हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से। ठीक है, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 7 से अधिक तथा इसकी प्रकृति उदासीन होती है। काली मिट्टी की प्रकृति कैसी थी? काली मिट्टी की प्रकृति क्षारीय थी। ठीक है, और लाल पीली मिट्टी की प्रकृति क्षारीय से अम्लीय थी और जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है? ये सिर्फ प्रदेश के 3% भाग में पाई जाती है। ये मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है? तो ये मिट्टी है मुरैना, भिंड, ग्वालियर तथा शिवपुरी जिले में। इस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है, इसी कारण इस मिट्टी के क्षेत्र में मृदा अपरदन सबसे अधिक होता है। ठीक है, बालू की अधिकता होने के कारण ही मृदा अपरदन होता है सबसे अधिक और इस मिट्टी में सबसे अधिक बालू पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, जैव तत्व एवं फास्फोरस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में बालू, सिल्क तथा मृत्तिका का अनुपात 50:20:30 है। मतलब सबसे अधिक पाई जाती है इसमें बालू, उसके बाद सिल्क और उसके बाद मृत्तिका। ठीक है, सॉरी, बालू फिर मृत्तिका और फिर सिल्क है। नेक्स्ट है, इस मिट्टी में उर्वरता की अधिकता होने के कारण गेहूं, कपास एवं गन्ने आदि फसलों के लिए उपयुक्त है। किसके किसके लिए? गेहूं, कपास और गन्ने के लिए। और जलोढ़ मिट्टी का जो प्रमुख घटक है वो क्या है? कार्बोनेट है। जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख घटक है कार्बोनेट। फिर है कछारी मिट्टी। तो कछारी मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ?
तो बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपवाह क्षेत्र में बिछाए जाने से होता है। ठीक है, कछारी मिट्टी का निर्माण बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपवाह क्षेत्र में जो कछार बिछाए जाते हैं उससे ही कछारी मिट्टी, कछार या अवसाद कह सकते हैं, उससे कछारी मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश के 3% भाग में पाई जाती है। उसके बाद इस मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ पे है? तो इसका विस्तार है मुरैना, भिंड एवं ग्वालियर जिलों में। और कछारी मिट्टी किन किन फसलों के लिए उपयुक्त है? तो ये गेहूँ, गन्ना, तिलहन तथा कपास की फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद है मिश्रित मिट्टी। तो मिश्रित मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में, टीकमगढ़, पन्ना, रीवा, सीधी, सतना आदि जिलों में पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में क्या है? लाल, पीली, काली मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है। जो ये मिट्टी है वो लाल, पीली, काली मिट्टी का मिश्रण है। मिश्रित मिट्टी मध्य प्रदेश के 9% भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, यह मिट्टी मोटे अनाज, ठीक है, इसमें मोटे अनाज ज़्यादा होते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा आदि की कृषि के लिए ये मिट्टी उपयुक्त है। फिर मिश्रित मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थों की अल्पता होती है। अल्पता मतलब कमी। अब हमने सभी मिट्टियों के बारे में देख लिया है, थोड़ा सा हम मृदा अपरदन को भी देख लेते हैं। तो मृदा अपरदन क्या कहलाता है? तो विभिन्न कारकों के द्वारा मृदा का महीन कणों में कट कर अपने मूल स्थान से पृथक होकर बह जाना ही मृदा अपरदन है। ठीक है, तो जो ये विभिन्न कारक हैं वो कौन कौन है? जैसे कि हवा हो गई, है ना, और पानी। तो मिट्टी की जो पहली परत होती है तो वो हवा पानी के कारण बह जाती है और मिट्टी की पहली परत में ही उर्वरता होती है। बाकी की परत जो होती है वो कंकरीली तथा पथरीली होती है। ठीक है, तो जब उर्वरता वाली परत चली गई तो उसमें कृषि करना तो फिर कठिन कार्य हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मृदा अपरदन को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और यही मृदा अपरदन कहलाता है। उसके बाद मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन किस नदी के द्वारा होता है? तो ये होता है चंबल नदी के द्वारा। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है मृदा अपरदन? तो ये क्षेत्र है भिंड, मुरैना। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होता है। उसके बाद मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या क्या उपाय हैं? तो सबसे पहला है बहते जल की गति को नियंत्रित करने के प्रयास करने चाहिए। अगर जल जो बह रहा है उसमें वो तीव्रता होगी, तीव्र गति से बहेगा तो मिट्टी की पहली परत उसके साथ बह जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि जल की गति को नियंत्रित करने का हमें प्रयास करना चाहिए। फिर सेकंड है मिट्टी को संगठित करने वाले पौधों का रोपण करना चाहिए। जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना चाहिए जिससे कि मृदा अपरदन ना हो। उसके बाद है वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना। तो ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो हम वृक्ष लगाते नहीं हैं और जो लगे हैं उसको भी हम काट देते हैं। तो वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।